हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स। पेडागोजी का मीनिंग आप लोग को साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताया गया होगा, बट यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो सेशंस होगा टोटली बेस्ड होगा इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आप लोग किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर या एडवाइस के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वह इंग्लिश पेडागोजी। ओके, इसको पेडागोजी पढ़िएगा, पेडागोगी नहीं। ओके, ये इसका सही नाम से इंग्लिश पेडागोजी। तो पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का प्रोसेस, पढ़ाने का साइंस। तो इंग्लिश को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश को एक अच्छी तरीके से इंग्लिश लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, तो ग्रामर को सीखना होगा। ओके, इंग्लिश एक लैंग्वेज और इंग्लिश का दूसरा जो पार्ट है ग्रामर। अब लैंग्वेज में क्या क्या है, सबसे पहले लेटर्स, जैसे ए बी सी डी, जो इंडिविजुअल्स जो लेटर्स है, तो इसी सब लेटर्स को जब हम लोग मिला देंगे, जैसे ए, जैसे सी और एक लेटर, ए एक लेटर और टी एक लेटर मिला दिए तो एक वर्ड्स बन गया। तो लेटर्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ड्स बनेगा। फिर उसके बाद से सेंटेंस, जैसे एक कैट इन द चेयर, एक कैट चेयर के अंदर में है। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस। तो सबसे पहले लेटर्स, लैंग्वेज में एक सबसे पहले शुरू जो होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, वह है लेटर्स। उसके बाद लेटर को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनता है, और उसी में वर्ड्स को, तीन चार पांच वर्ड्स को इस तरह सजा देंगे जिसका मीनिंग कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाए, कंप्लीटली जाहिर हो जाए, तो उसको बोलेंगे सेंटेंस। ओके, ये हुआ इंग्लिश का पार्ट। अब इसमें देखेंगे इंग्लिश जो लैंग्वेज, जो वर्ड है, ये भी एक लेटिन वर्ड से लिया गया है, लिंगुआ से, जिसका मतलब होता है बातचीत। ओके, कन्वर्सेशंस करना, कम्युनिकेट करना, अपना आइडियाज को, अपने ख्यालात को दूसरों के सामने पेश करना। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आया है। और जहां तक बात है ग्रामर का, तो किसी भी लैंग्वेज, कोई भी, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज को सही तरीका से लिखना, दैट मीन्स राइटिंग करना, रीडिंग सही से पढ़ना, स्पीकिंग सही से बोलना, अगर आ जाए तो ये तीनों चीज जिस मेथड से, जिस तरीका से या जिस फील्ड में सीखते हैं, उस फील्ड को, उस तरीका को बोलते हैं ग्रामर। ओके, पेडागोजी को और जो सेलिब्रेट किया जाए, व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, तो वन कैन एक्सप्रेस one's ideas, thought, feelings and messages. ओके, एक ऐसा आदमी या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपना आइडियाज को, अपना थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सके, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, अर्लियर पीपल स्टार्टेड द कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू द सिग्नल्स, यानी पिछले पुराने जमाने के लोग, दैट मीन्स जंगल में जब लोग रहते थे तो अपना आइडियाज को, अपने मैसेज को सिग्नल के द्वारा वो लोग भेजते थे। ओके, या पोस्चर्स के द्वारा, बॉडी के पोस्चर्स के द्वारा, यानी चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारों की वजह से, जेस्चर यानी इशारों की वजह से। तो ये सब पहले का प्रोसेस था, लेकिन जब लैंग्वेज आ गया तो अभी दुनिया में बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जिससे लोग अपने ख्यालात और एहसासात को एक्सप्रेस यानी जाहिर करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइएबल। लैंग्वेज डे बाय डे एक्सटेंड करता है। ओके, और इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, मॉडिफाई के लायक है लैंग्वेज। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज आर कम्युनिकेशंस, यानी लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक जो फंक्शन है वो कम्युनिकेशंस। ओके, आपस में दो इंडिविजुअल्स अपने ख्यालात को आपस में एक्सप्रेस करके, बातचीत करके कम्युनिकेशंस करते हैं, तो ये सबसे प्राइमरी फंक्शन हुआ। एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, और अपने खुद के आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक प्रोसेस है। एंड थिंकिंग,
और जब हम अपना ख्यालात को सामने वाले के सामने पेश किए तो वो थिंक करके फिर हमको रिप्लाई करेगा। तो ये बेसिक्स एंड प्राइमरी फंक्शन है। याद रखिएगा, बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज इज कम्युनिकेशंस, सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड थिंकिंग। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशंस, सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ये सब क्या है, एक बच्चे की ग्रोथ प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, वाइटल पार्ट है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट। ओके, लैंग्वेज को हम लोग दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, एक सोशल एक्ट है। सोसाइटी में अगर हमको रहना है तो हमको अपने लैंग्वेज से अच्छी तरीके से कॉमन पीपल के साथ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशंस करना ही होगा। ओके, इसके बाद अमीन एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे डी होगा, एडजस्टमेंट टू द कंट्रोल ऑफ अदर पीपल। और इसी लैंग्वेज से हम अपने आप को और अदर पीपल को एडजस्ट करते हैं अच्छी तरीके से, बातचीत करके, अपनी बिहेवियर से, अपनी कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट वन इज कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को अपने लैंग्वेज के ऊपर पूरा कमांड है तो उसको एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक फीलिंग आता है। ओके, एंड सेटिस्फेक्शंस, और वो अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन उसको होती है, यानी अंदर से वो बहुत मुतमईन रहता है और अपने आप को एक सिक्योरिटी फील करता है। ओके, सपोज हम लोग, मतलब कि अगर हम बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाल में कहीं भी जाइएगा, अगर बंगाली लैंग्वेज में कम्युनिकेशंस कीजिएगा तो एक एक मतलब एक अलग एक सिक्योरिटी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब कि महसूस होता है। अगर आप बंगाल से बाहर जाइएगा, जैसे कहीं अदर स्टेट में चले जाइए, झारखंड या बिहार में, अगर वहां पे कोई बंगाली स्पीकर है और आप भी बंगाली स्पीकर बोलते हैं तो एक अपनापन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगर आप अब्रॉड चले जाए, इंडिया से बाहर चले जाए, अगर वहां पे कोई हिंदी बोलता है तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फीलिंग मौजूद होता है। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड पेडागोजी। अब लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सब्जेक्ट में पूछा जाता है। और यहाँ पे जस्ट मैं एक बेसिक्स बोल दे रहा हूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है। लाइन में देखिए, दिस इज दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ जनरल ग्रामर टीचिंग। लैंग्वेज में ग्रामर को अगर पढ़ाना है तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है। ओके, अनदर इज फर्स्ट फर्स्ट presents example and their explanations is always okay and then give the rules। यानी बताया जरा, पहले आप सबसे पहले कोई भी चीज को समझाना होगा तो आप एग्जाम्पल दीजिएगा, तब उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, रूल के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड। ओके, डिडक्टिव मेथड्स। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव मेथड में क्या है, ग्रामर टीचिंग इज वन डन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक एंड कॉम्पोजिशंस राइटिंग। जब ग्रामर पढ़ाया जाता है हेल्प किसी, यानी किसी टेक्स्ट बुक के हेल्प से, और उसके कॉम्पोजिशंस करवाया जाता है, राइटिंग में कराया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। एंड टीचिंग एक्सप्लेन रूल इन इट, और इसी में टीचर क्या करता है, अब एक्सप्लेन को टोटली अच्छा तरीके से रूल मतलब कि एक्सप्लेन करता है, रूल्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो अगर ये आपको पहचानने का सबसे अच्छा प्रोसेस है डिडक्टिव इंडक्टिव में। डिडक्टिव में सबसे पहले एग्जांपल हम देंगे, उसके बाद एक्सप्लेन रूल को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इंडक्टिव मेथड में रूल को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स देंगे। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अच्छा, एक और लैंग्वेज पेडागोजी में छोटा सा टॉपिक था बाइलिंगुअल मेथड। अच्छा, ये स्लाइड जरा सा आपको ब्लर हो गया है, बस इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाइलिंगुअल मेथड, ओके, डेवलप बाय प्रोफेसर सीजे डेटसन वेलेस। ओके, सीजे डेटसन वाल्स, ओके, इन 1967 में। ओके, ये बाइलिंगुअल मेथड दैट मींस दो लैंग्वेज, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको अपना मदर लैंग्वेज आना चाहिए। तो मदर लैंग्वेज के हेल्प से अगर आप फॉरेन लैंग्वेज, कोई दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं, यानी दो लैंग्वेज सीख रहे हैं, खुद अपना लैंग्वेज वो तो सीख चुके हैं, जब दूसरा लैंग्वेज सीखिएगा तो इस तरीके को बोलते हैं बाइलिंगुअल मेथड। ओके, तो कंक्लूजन है इसका, डायरेक्ट मेथड जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, तो बाइलिंगुअल के मेथड के जरिए ही हम लोग डायरेक्ट मेथड से सीख सकते हैं और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड,
बाइलिंगुअल मेथड्स के प्रिंसिपल्स क्या है, उसूल क्या है? तो एनी फॉरेन लैंग्वेज एज ए सेकंड लैंग्वेज कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज वन। यानी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी सेकंड लैंग्वेज जब हम लोग अपना नेचुरल लैंग्वेज यानी प्राइमरी लैंग्वेज यानी मदर लैंग्वेज से सीखेंगे तो उसको उस तो ये तो वो प्रोसेस, वो जो असूल होगा वो बाइलिंगुअल मेथड का उसूल होगा यानी प्रिंसिपल्स होगा। तो इसमें टीचर को चाहिए, टीचर ओनली यूजेस लैंग्वेज वन। यहाँ पे टीचर को चाहिए सिर्फ, जब अनदर लैंग्वेज पर है, फॉरेन लैंग्वेज पर है, तो टीचर को सिर्फ चाहिए लैंग्वेज वन यानी अपना मदर लैंग्वेज में ही बात करे क्लासरूम में। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, सेंटेंस क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग। कोई भी टीचिंग पढ़ाने का जो सेंटेंस है, यूनिट ऑफ टीचिंग है, वो है सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ टीचिंग इनडायरेक्ट मेथड। ओके, यूनिट ऑफ टीचिंग इनडायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, यूनिट ऑफ टीचिंग इज इनडायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। सब नंबर 10 इज ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड। सबसे पुराना और क्लासिकल मेथड किस कौन सा तरीका है? तो GTM, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश पढ़ने के सबसे पुराना मेथड या ट्रेडिशनल मेथड इसको बोलते हैं, तो GTM। नेक्स्ट वन इज विच मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। कौन सा मेथड फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुआ? तो डायरेक्ट मेथड। इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। ये 1901 में इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में। ओके, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड यानी डायरेक्ट हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दे। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वर्ड्स। अगर आप GTM तरीका से पढ़ा रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, तो इसका यूनिट ऑफ जो टीचिंग होगा ये वर्ड्स होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज मदर टंग डोमिनेट्स इन, यानी मादुरी जो जुबान है, मदर जो लैंग्वेज है, ये किस चीज पे भारी पड़ता है? तो GTM पे। ओके, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे डोमिनेट करता है मदर लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक को सॉल्व कर दे रहे हैं। है आपको इंग्लिश पेडागोजी का PY के प्रीवियस पेपर है, चैप्टर 10 का रेमेडियल टीचिंग्स का। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है इसको पहले समझ लीजिए। रेमेडियल मीन्स होता है कि कोई भी चीज, यानी अब क्लासरूम में कोई भी लेसन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं सीखते, इसका रीजन क्या है? तो रेमेडियल टीचिंग से पहले आप एक प्रोसेस करते हो जिसका नाम है डायग्नोस्टिक। यानी आप तलाश करते हैं। डायग्नोस्टिक मीन्स होता है तलाश करना। जैसे आपको तबीयत खराब हो गया तो आप डॉक्टर पास जाइएगा, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको जांच करेगा, ओके, टेस्ट करेगा कि क्या प्रोसेस है कि आपका सेहत बिगड़ गया है। ओके, तो ऐसे ही हम सबसे पहले कि कोई बच्चा नहीं लर्न कर पा रहा इंग्लिश, तो वो टीचर को चाहिए सबसे पहले डायग्नोस करे, इलाज करे, बीमारी को खोज करे, जांच करे। तो जब जांच कर लेगा तब वो क्या करेगा? एक प्रोसेस निकालेगा, एक रेमेडी निकालेगा, इलाज निकालेगा। डायग्नोस्टिक के बाद एक इलाज निकालेगा कि इसका इलाज क्या है। जब बीमारी पता लग जाएगा तो इसका इलाज क्या है, इसको ठीक करने के लिए। जैसे आदमी को बीमारी पता चल जाता है खून एग्जामिन टेस्ट करने के बाद, तो देखिए लिखा रहेगा रिपोर्ट के ऊपर डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी आपका खून किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट किया गया है, तब ये बीमारी का पता चला है। तो इसी तरह डायग्नोस्टिक में का मतलब होता है कि पता लगाना। तो जब बीमारी पता लग जाएगा तब उसके हिसाब से उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा। तो ये चैप्टर 10 का ये टॉपिक है। रेमेडियल टीचिंग है क्या? इट इज द टीचिंग और इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट टू प्रोवाइड द रेमेडियल मेजर। ये एक ऐसा टीचिंग इंस्ट्रक्शन मेथड है जिसमें बच्चों के सामने कुछ रेमेडियल मेजर, कुछ मतलब कि इलाज करने का तरीका बताया जाता है पुपिल को, शागिर्द को, यानी स्टूडेंट को, टू गेट रीड, तब वो बाहर आ सके देयर कॉमन वीकनेस, और उसके अंदर जो बीमारी है, जो वीकनेस है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। जब डायग्नोस कर लिए बच्चे के अंदर क्या कमी है, तो कमी को दूर करने के लिए जो टीचिंग को हम ऑर्गेनाइज करेंगे उसको बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग। तो pupils usually may have one or more than the following learning difficulties। तो pupils में बहुत सारा एक से ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज रहता है। जैसे पुअर मेमोरी, यानी बच्चे में किसी का मेमोरी बहुत कम रहता है, किसी को राइटिंग का प्रॉब्लम, किसी का रीडिंग का प्रॉब्लम, किसी का वर्ड पहचान में नहीं आता है, किसी को सेंटेंस मतलब कि रीड करने नहीं आता है,
किसी को कोई भी लेटर्स को आइडेंटिफाई, किसी को पी को उल्टा लिख देता है, किसी को पी मतलब स्मॉल लिखने के बजाय बड़ा लिख देता है। तो ये सब को आप बीमारी को जब तलाश कर लीजिएगा, तो तलाश करने के बाद से जो नया टीचिंग मेथड अब निकालिएगा, एक अच्छा रेमेडी इलाज निकालिएगा, उसको बोले रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मकसद क्या है? नंबर 1 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट। यानी इसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य है बच्चों को लर्निंग सपोर्ट किया जाए जहां पे उसका वीकनेस है। टू द पीपल हु आर नॉट गुड एज देयर पियर्स। यानी पीपल के अंदर जो वीकनेस है उसको तलाश किया जाए और वो खुद अपने उसके जो सेम एज ग्रुप्स के लड़के हैं उन लोगों के बीच में जो खराबी है उसको दूर किया जाए, इसका मेन मकसद है। अनदर इज टीचर शुड प्रोवाइड द सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। बच्चों को एक ऐसा ट्रेनिंग दे, एक ऐसा प्रोसेस निकाले जिससे बच्चे डेवलप डेवलप कर सके जेनरिक स्किल्स। यानी बच्चों के अंदर जो बेसिक स्किल है, हर आदमी के अंदर जो बेसिक स्किल है, तो उसको फाइंड आउट करे, उसको अंदर से बाहर निकालने की ट्राई करे। ये कैसे होगा? बहुत सारे डिफरेंट टीएलएम्स, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उसके एक्टिविटीज के द्वारा ये सब दूर होगा। इंक्लूडिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चों से अच्छी तरीके से रिलेशनशिप, मतलब कि लर्निंग के हिसाब से रिलेशंस अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होकर के लर्निंग कर, उसको सिखाना, एक्टिविटीज करवाना, उसको डर से नहीं बल्कि शौक से पढ़ाना। और दूसरा कम्युनिकेशंस, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशंस, एंड उसका जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम को समझकर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशंस करके उसको उसी जुबान में बताया जाए, यानी मदर लैंग्वेज में, तब ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट। और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम इशू आ रही है, जैसे वर्ड्स को पहचानने में, सेंटेंस को बनाने में, लेटर्स को ठीक से लिखने में, इसके अलावा पुअर मेमोरी में, तो इसको अच्छी तरह कम्युनिकेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से सबको दूर किया जा सकता है। और सेल्फ मैनेजमेंट, बच्चों को ये अंदर डालना होगा, सेल्फ भी वो खुद करे, सेल्फ भी खुद करे, यानी टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे खुद करेंगे। अगर कुछ गलती हो रही है तो टीचर सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे कुछ पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ओके, टीचर मेन मकसद यही है टीचिंग ऑफ रेमेडियल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो ये था कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आपको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं, जब बस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें किसी भी किस्म का अगर मटेरियल का जरूरत हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।